भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डियर व्यूअर्स, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं जिनके नाम है प्राथमिक, जिनके अंतर्गत आती हैं कृषि तथा संबंधित गतिविधियां। द्वितीयक, जिसमें आते हैं विनिर्माण आदि, तथा तृतीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत आती हैं सेवाएं। ये सभी क्षेत्रक राष्ट्रीय आय के सृजन तथा उसकी वृद्धि में, रोजगार के अवसरों के सृजन में, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति करने में तथा आधारित संरचना के सृजन में योगदान देते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हमारी राष्ट्रीय आय के वृद्धि में कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक मैंने शुरू में ही बता दिया है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। डियर व्यूअर्स, चैप्टर के अधिक लंबा होने के कारण मैं इस वीडियो को यानी अध्ययन कार्य को 2 भागों में विभाजित कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो आपको अच्छे से क्लियर भी हो सकेंगे। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, हम अपने आसपास लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत देखते हैं। आर्थिक गतिविधियों का अर्थ है पैसा कमाने के लिए वो कोई ना कोई गतिविधि ज़रूर करते हैं। इनमें से कुछ लोग उत्पादन गतिविधियों में लगे होते हैं, यानी वो उत्पादन करते हैं, और कुछ सेवाओं का सृजन करते हैं। इन सभी गतिविधियों को महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करके समझा जा सकता है। आइए हम जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र कौन कौन से हैं। डियर व्यूवर्स, धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। भाई, पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम तो ज़रूर करना पड़ेगा। इनमें से कुछ गतिविधियां आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और दूसरों को सेवाएं प्रदान करती हैं। डियर व्यूअर्स, आप खुद विचार कीजिएगा कि हमारी आवश्यकता के अनुसार ऐसा कौन सा वस्तु है, ऐसा कौन सा उत्पादन है जो अगर उत्पादित ना किया जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गतिविधियों को उनके सामान्य गुणों के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, गतिविधियों को यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको उनके सामान्य गुणों के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाता है, जिन्हें क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। डियर व्यूअर्स, आर्थिक गतिविधियों को 3 अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। इनकी 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं। हमारी पहली कैटेगरी है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। अगली कैटेगरी है संगठित और असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और तीसरी कैटेगरी है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो डियर व्यूअर्स, हम आज जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। डियर व्यूअर्स, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक उत्पादों में परिवर्तित करना शामिल है। इस प्रकार का यह क्षेत्र सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसमें कृषि, वन, मछली पकड़ना, खनन और तेल एवं गैस की निकासी शामिल है। चूंकि ज्यादातर प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने, वानिकी आदि से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक यानी एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। ये तो हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, आइए जानते हैं। अर्थव्यवस्था या औद्योगिक क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली यानी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है।
ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती हैं। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया आवश्यक होती है। इसमें उन एक्टिविटीज को शामिल किया गया है जो एक पूर्ण मूर्त उत्पाद बनाती हैं। डियर व्यूवर्स, पूर्ण मूर्त उत्पाद वह उत्पाद होता है जो अंतिम उत्पाद कहलाता है, अर्थात पूर्णतः तैयार उत्पादन। इसमें विनिर्माण और निर्माण शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, यह प्रक्रिया विनिर्माण कारखाने, कार्यशाला या घर में पूर्ण की जा सकती है। अब उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि गन्ने से चीनी या गुड़ और कपास से रेशा या कपड़ा आदि बनाते हैं। चूंकि द्वितीय क्षेत्र में विकास विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं तृतीय क्षेत्र पर। तो डियर व्यूवर्स, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये एक्टिविटीज स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये एक्टिविटीज वस्तुओं के अतिरिक्त सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक यानी सर्विस सेक्टर कहा जाता है। डियर व्यूवर्स, तृतीय क्षेत्र में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक और सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर उद्योग, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग और कॉल सेंटर आदि। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत तो रखा गया है, लेकिन ये डायरेक्टली वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। अब अगर हम चर्चा करें कि तीनों क्षेत्रों की तुलना की जाए तो क्या निष्कर्ष निकलता है, आइए जानते हैं। आर्थिक अन्योन्याश्रित यानी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों के बीच इंटरडिपेंडेंसी है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि कपास के पौधे यानी जो प्राकृतिक क्षेत्र से हमें प्राप्त होंगे, उनको हम उद्योगों के माध्यम से यानी द्वितीय क्षेत्र के माध्यम से प्रयोग करके वस्त्रों में परिवर्तित कर देते हैं, और परिवहन के साधन के माध्यम से यानी तृतीय क्षेत्र के माध्यम से इन्हें बाजार तक पहुंचा दिया जाता है। तो हो गई ना आर्थिक इंटरडिपेंडेंसी। अगला बिंदु है अंतिम सामान और सेवाएं यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डियर व्यूवर्स, ये वस्तुएं उपभोक्ताओं द्वारा सीधे प्रयोग में लाई जाती हैं। ये अंतिम वस्तुएं होती हैं और इस स्थिति में आने के बाद इनमें किसी भी प्रकार की कोई उत्पादन संबंधित गतिविधि नहीं होती। आइए समझते हैं कैसे। उदाहरण के लिए बिस्किट के मूल्य की गणना करके हम उस आटे का मूल्य भी प्राप्त करेंगे जिससे बिस्किट बनाया जाता है, और गेहूं का मूल्य जिससे आटा बनाया जाता है। तो बिस्किट उपभोग की अंतिम वस्तु है, इसलिए मूल्य केवल उस पर ही निर्धारित किया जाएगा। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुएं यानी जिससे प्रोसेसिंग होकर बिस्किट बना है, गेहूं और आटा, जिसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, इसका मूल्य पहले से ही शामिल होता है और इसका मान केवल उत्पादन स्तर खोजने के लिए गिना जाएगा। अगला बिंदु है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी विशेष वर्ष में इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की राशि को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। डियर व्यूअर्स, यह एक देश में कुल उत्पादन को दर्शाता है।
भारत में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आकलन करने का कार्य भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी CSO द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यह संगठन भारत सरकार के सांख्यिकी योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। यह नियमित रूप से रोजगार और बेरोजगारी पर 5 वर्षीय सर्वेक्षण यानी सर्वे आयोजित करता है और आगे उपयोग के लिए प्राथमिक आंकड़ों को ज्ञात करता है। यह अन्य स्रोत जैसे भारत की जनगणना के आंकड़ों को भी उपलब्ध कराता है। डियर व्यूवर्स, अब हम चर्चा करेंगे कि क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या क्या हुआ है। आइए जानते हैं। विकसित देशों के इतिहास में विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे आर्थिक एक्टिविटीज़ यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो रहीं वो प्राथमिक क्षेत्रक से द्वितीयक क्षेत्रक और द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्रक में स्थानांतरित हो गईं। अब जो है तृतीयक क्षेत्रक या हम कह सकते हैं सेवा क्षेत्रक जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। आर्थिक गतिविधियों का स्थानांतरण पिछले क्षेत्रों का पूर्ण उन्मूलन नहीं है, लेकिन अगले क्षेत्र के महत्व और प्रभुत्व में वृद्धि हुई है। 1950 और 1960 के दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर थी। वर्ष 1973 से 2003 के बीच इन तीनों क्षेत्रों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश वृद्धि तृतीय क्षेत्र में हुई है। ये आपने भी नोटिस किया होगा। देखिए हमारे चेक पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला है कि आर्थिक गतिविधियों से क्या तात्पर्य है। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियाँ कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि कृषि एवं सहायक क्षेत्रक किस क्षेत्रक को कहा जाता है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आएंगे। तीसरा पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द्वितीय क्षेत्र में विकास विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और हमारा चौथा चेक पॉइंट है सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो डियर व्यूवर्स, कुछ एक्टिविटीज वस्तुओं के अतिरिक्त सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करने वाली एक्टिविटीज यानी गतिविधियों को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की क्या स्थिति है। आइए जानते हैं। डियर व्यूवर्स, भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1970-71 में प्राथमिक क्षेत्र के प्रभुत्व के साथ रुपए 10 लाख करोड़ था, लेकिन वर्ष 2010 और 11 में सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में 50 लाख करोड़ के साथ सर्वाधिक बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह बैंकिंग, शेयर बाजार, निर्यात आदि जैसी तृतीयक गतिविधियों में वृद्धि के कारण है। प्राथमिक क्षेत्र में मात्रात्मक रूप से वृद्धि हुई है, जो ये दर्शाती है कि यह जनसंख्या का समर्थन कर सकती है और औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान कर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त करेंगे हम आज का वीडियो। हम अगले भाग में कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि रिलेटेड हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में मिलने तक हमारे साथ बने रहिए, अध्ययन कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें।
थैंक यू।